सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आज के दिन के बाजार को, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बाजार का हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हमें दिख रहा था, बट आज के दिन सिचुएशन एकदम हमें डिफरेंट दिख रही है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन का एक्चुअल में क्या रीज़न है उसकी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, वीडियो को वॉच करना कंप्लीट, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं मार्केट से रिलेटेड या फिर कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी को। आज के दिन 0.61% की रिकवरी आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है। अब ये रिकवरी क्यों देखने को मिला है, इसके रीजंस आप समझ लो। सबसे पहले देखो दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग डे डो जोन्स हमें कुछ खास अच्छा करता हुआ दिखा नहीं था। 0.5% की फॉल हमें डो जोन्स में देखने को मिली थी। और नैस्डैक कंपोजिट्स की बात करें तो वहां पर आपको एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिला था। अब लास्ट डे डो जोन्स क्यों गिरा और आज के दिन हमारा मार्केट क्यों ऊपर है उसकी बात कर लेते हैं। बट आज के दिन के मॉर्निंग सेशन की बात करें तो हमारा बाजार भी कुछ खास अच्छा था नहीं। हमारा बाजार एक टाइम पे नेगेटिव ही चल रहा था, बट उसके बाद आपको बाजार में रिकवरी देखने को मिली है। अब देखो इसके रीज़न समझ लो। कभी भी बाजार हो या कंपनी हो, उसमें जब एक साइडेड मूवमेंट देखने को मिलती है तो उसके बाद आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है या फिर एक छोटा सा रिकवरी देखने को मिलता है। लाइक कोई कंपनी मान लो एक हफ्ते में 20% भाग गई एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप अक्सर देखना कि हो सकता है कि अगला वीक का स्टार्टिंग जो डेज होता है मंडे ट्यूसडे, वहाँ पर उस कंपनी में 4 से 5% की फॉल देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का एक अपॉर्चुनिटी होता है। यही को आप उल्टा कर दो, जब बाजार में या फिर कोई स्टॉक लगातार एक हफ्ते में 20% गिर गई या बाजार बहुत ज़्यादा बुरा गिर गई, तो बीच में एक अपॉर्चुनिटी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां पर बायर्स हो या फिर बोल सकते हैं बुल्स की पार्टिसिपेशन होती है और वहां पर कुछ रिकवरी हमें देखने को मिलता है। बट ये जो तेज़ी है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रैप भी होता है, क्योंकि बाजार जब भी रिकवर करता है तो ऐसे रिकवर नहीं करता लाइक ऐसे गिर रहा है सीधा रिकवर नहीं करेगा। उसके एक प्रॉपर बोल सकते हैं पैटर्न्स होते हैं और वो आपको सीखना पड़ेगा। और बाजार जब भी गिरता है तो आपको लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न पे गिरता हुआ दिखता है। लाइक अगर निफ्टी के पिछले 6 महीने की बात करें तो निफ्टी ने कितना नेगेटिव रिटर्न दिया, लगभग 4%। बट टॉप लेवल से अगर देखोगे करंट प्राइस तक तो निफ्टी करीब 12% के आसपास गिरी है। नोट करो पैटर्न को। निफ्टी यहाँ पर वन साइडेड गिरा, उसके बाद बाजार में एक रिकवरी देखने को मिली, फिर गिरा, फिर एक रिकवरी देखने को मिली, फिर गिरा, फिर एक रिकवरी देखने को मिली। बट इसमें एक चीज़ नोट करना कि जब भी रिकवरी आया है तो वो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं गया है, उससे नीचे ही रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर हाई। और जब भी बाजार अच्छा खासा गिरने के बाद एक छोटा सा मूव अपस्विंग का दिखाता है तो उससे आप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि वो एक तरह से बोल सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रैप भी होता है और वो कभी भी हम रिवर्सल की तरह कंसिडर नहीं करते। तो गिरावट की रीजंस आपको पता ही है, बट आज के दिन के तेज़ी के रीजंस क्या थे वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि डो जोन्स आपको आज के दिन क्यों गिरता हुआ दिखा या फिर बोल सकते हैं लास्ट डे क्यों गिरता हुआ दिखा। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये है कि कल के दिन अमेरिकन मार्केट का इन्फ्लेशन डेटा हमें देखने को मिला और वो इन्फ्लेशन डेटा में हमें बोल सकते हैं 0.5% की स्पाइक देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट से यूएस का इन्फ्लेशन हमें बढ़ता हुआ दिखा। इस वजह से लास्ट डे अमेरिकन मार्केट आपको नेगेटिव क्लोज करता हुआ दिखा। और वही इंडियन मार्केट की बात करें तो आज के दिन जो रिकवरी आई है बाजार में उसके रीजंस की बात करें तो जो रीज़न मैंने बताया वो तो पहला रीज़न है। बट उसके अलावा दोस्तों न्यूज़ अगर ऐड करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा हमें कल के दिन देखने को मिला था और उस डेटा में हमें ये देखने को मिला कि इंडिया का इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन 5 मंथ लो पे जा चुका है और जनवरी मंथ का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो 4.31% है। और हो सकता है कि बाजार ने इसको पॉजिटिव वे की तरह कंसिडर किया और इस वजह से कुछ रिकवरी आज के दिन बाजार में दिखी है, बट एक्चुअल में वो रिकवरी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं एक बायर्स की पार्टिसिपेशन है, ना कि एक प्रॉपर रिवर्सल है। इस चीज़ को क्लियर कर लेना। उसके अलावा दोस्तों लास्ट डे की बात करें तो एफआईएस ने स्टार्टिंग में बहुत हेवी सेलिंग की थी। आप सभी ने नोट किया ही होगा कि फर्स्ट हाफ में बाजार में बहुत हेवी सेलिंग देखने को मिली थी, बट सेकेंड हाफ में बाजार थोड़ा रिकवर कर गया था, क्योंकि एफआईएस के कंपैरिजन में डीआईएस काफ़ी अच्छी खासी बाइंग करते हुए नजर आए थे। सेकंड हाफ में 5,929 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी डीआईएस की तरफ से और एफआईएस की तरफ से उससे 1,000 कम, ठीक 1,000 करोड़ कम। और इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी अपडेट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। रुपीज़ और डॉलर्स के अगर हम बोल सकते हैं चार्ट की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में इसमें एक गिरावट हमें दिखी है, जो कि एक अच्छी बात है। और रुपीज़ अगर थोड़ा सा स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात होगी हमारे मार्केट के लिए भी और एफआईएस के लिए भी।
और इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट है जो कि रुपीज़ और डॉलर्स के जो चार्ट हमने डिस्कस किया उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब दोस्तों अपडेट यहाँ पर ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई ने कम किया है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेट कम किया है आरबीआई ने, वो बोलने का मतलब है, और वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से रुपीज़ जो है वो और भी लॉसेस दिखा सकती है, यानी कि रुपीज़ डॉलर के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा गिरती हुई नज़र आ सकती है। डीपीएस बैंक ने स्टेटमेंट दी है कि 2025 के मिड तक हमारा रुपीज़ गिरकर 88.8 डॉलर तक जा सकता है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये स्टेटमेंट दी है कि 2025 के एंड यानी कि दिसंबर तक हमारा रुपीज़ गिरकर 89.5 रुपीज़ तक जा सकता है, यानी कि $1 के कंपैरिजन में 89.5 रुपीज़ का वैल्यू होगा, जो कि वन ऑफ द बोल सकते हैं लोवेस्ट परफॉर्मेंस होगा रुपीज़ का डॉलर के कंपैरिजन में। अब देखो ये सारी प्रिडिक्शन है, अब ये होगी नहीं होगी उस चीज़ को अलग वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इन सारी चीज़ों के बेसिस पे खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर लेना, क्योंकि सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कुछ कंपनीज़ को। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं पहली कंपनी को। पहली कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है जिसके थ्रू कोटक महिंद्रा बैंक को खुशी मिल सकती है, और वो अपडेट दोस्तों ये है कि आरबीआई ने पहले एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, और वो रिस्ट्रिक्शंस ये था कि ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कोई भी न्यू कस्टमर्स अपने साथ नहीं जोड़ सकते, और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 9 मंथ तक हमें देखने को मिला था। बट अभी अगर देखोगे तो इस रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है आरबीआई ने। मतलब अब देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए न्यू कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ सकती है। तो बेसिकली अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो काफ़ी अच्छी अपडेट है। और उसके अलावा दोस्तों क्रेडिट कार्ड न्यू इश्यूज़ करने को लेकर भी उनको परमिट यहाँ पर मिल चुकी है आरबीआई की तरफ से, जो कि अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से बैंक्स काफ़ी अच्छा खासा कमाती हैं। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों जुबिलेंट फूडवर्क का Q3 के अर्निंग्स हमें देखने को मिल चुके हैं। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें ह्यूज डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है। 32.8% से इनका नेट प्रॉफिट हमें गिरता हुआ दिखा है इस Q3 में। और वही दोस्तों इनके रेवेन्यू की बात करें तो वो रेवेन्यू एकदम डिफरेंट परफॉर्मेंस दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस बार हमें 19% से ग्रो करता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि ज़्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद भी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा घटे हैं। पिछले साल कंपनी ने इसे क्वार्टर में 1355 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया था, इस बार 1611 करोड़ जनरेट किया। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट पिछले साल 61 करोड़ जनरेट किया था, इस साल घटकर 41 करोड़ हो चुका है, जो कि मार्केट के हिसाब से काफ़ी ख़राब है। अब उसके बेसिस पे आपका क्या व्यू है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसको सिर्फ आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी ले सकते हो। अगली कंपनी दोस्तों भारत फॉर्ज है। इसने भी अपने अर्निंग्स को रिपोर्ट कर दिया है। अर्निंग्स अगर देखोगे तो ये दिखा रहा है कि इनके जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.4% से गिर चुके हैं। पिछले साल 377.8 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया था, इस बार ये घटकर 346 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। और वही अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो उसमें भी ड्रॉप दिख रही है 7.4% का। मतलब इसके अर्निंग्स को अगर हम डिटेल में देखें तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों हमें गिरता हुआ दिखा है। बट अच्छी बात यह है कि उसमें बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, लाइक 20-25-30% वाला नहीं है। और इसने दोस्तों इंटरम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, जो कि है ₹2.5 पर इक्विटी शेयर। अगर फेस वैल्यू के हिसाब से बात करें तो 125% का कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है एज पर फेस वैल्यू। और इसका रिकॉर्ड डेट वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हो। रिकॉर्ड डेट है 18 फरवरी और पेमेंट डेट है 12 मार्च। आपको डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएंगी। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड। अब इसके अर्निंग्स आ चुके हैं, और अर्निंग्स अगर देखें तो नेट प्रॉफिट हमें काफ़ी बवाल नज़र आ रहा है। 76.9% से कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें ग्रो होते हुए नजर आए हैं। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था 106 करोड़, इस बार का प्रॉफिट है 188 करोड़। और वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो उसमें जंप हमें 34.4% का दिख रहा है। 3,500 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल Q3 में जनरेट किया था, इस साल 4,800 करोड़ जनरेट किया है। और इबिट्टा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। पिछले साल इबिट्टा मार्जिन 7.8% था, इस बार ये बढ़कर 12.4% पे जा चुका है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है अगर हम गोदरेज इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड।
अब इनके तरफ से एक काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अगर हम वोडाफोन आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब देखो दोस्तों, डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिपोर्ट कर दिया है 6090 करोड़ का बैंक गारंटी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। यानी कि बोल सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को एक बोल सकते हैं नोटिस वगैरह भेजी गई है 6090 करोड़ का बैंक गारंटी देने के लिए। किसको? ऑब्वियस सी बात है, बैंक्स को। और इसके लिए उनको एक टाइमिंग भी दिया गया है जो कि है 10 मार्च। यानी कि बोल सकते हैं कि जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर अच्छा खासा कर्जा है उस कर्जे की रीपेमेंट के लिए या फिर उसके गारंटीड के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिपोर्ट किया है ये डेटा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पर्सनली कुछ खास कंपनी लगती नहीं है और फाइनेंशियली भी कंपनी बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो वेल, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ अगर आप इस कंपनी के ट्रैक में हो तो आपको मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को लेकर जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।